हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फास्ट ट्रैक कोर्स का आज क्लास फोर्थ होगा और यहाँ पर हम आज लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और अगर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, हक आपका हक आपके नाम से ही टेलीग्राम है। आप उसको भी ज्वाइन कर लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है आप क्लास ही देख रहे हैं, अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। और एक मात्र यही ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिन में आपका फुल कोर्स कवर करा रहा है। और हमने प्रूव भी इस चीज को किया है। हमने देखे पहले भी आपकी मात्र 60 डेज में आपकी TRE 3 की तैयारी भी कराई थी। तो हम अपने आप को और ज़्यादा प्रूव करना नहीं चाहते हैं। अब आप टिल द एंड तक क्लास को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और है। यहाँ पर यही नहीं कि हम कॉमर्स की ही तैयारी करा रहे हैं, आपका जनरल पेपर या अदर सब्जेक्ट जो है इसके, जैसे आपके चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी है, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, लैंग्वेज की भी क्लासेस चल रही हैं अलग अलग टीचर के द्वारा। और साथ में आपकी GS की भी क्लासेस डेली हो रही है। तो आपको टोटल यहाँ पर जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम उस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं जिससे आपसे लाइव क्लास हो सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टाफ फंक्शन आर दोज विच। स्टाफ फंक्शन वह होता है जो डू नॉट हैव डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं रखता है, क्या वह स्टाफ फंक्शन होता है? या आर सेकेंडरी इन द कैरेक्टर, या माध्यमिक चरित्र के होते हैं, द्वितीय चरित्र के होते हैं, या आर द एडवाइजरी कैरेक्टर या सलाहकार चरित्र के होते हैं, या ऑल आर करेक्ट, ये सभी। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑल आर करेक्ट, ये सभी होते हैं। स्टाफ फंक्शन क्या होता है? जो आपका स्टाफ फंक्शन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता है, पहली बात। दूसरा, ये सेकेंडरी करेक्टर के होते हैं, ये भी बात सही है। और ये सलाहकार चरित्र चरित्र के होते हैं। तो ये सभी बातें कर्मचारी मतलब स्टाफ फंक्शन के बारे में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य के लिए लिखित विवरण को कहते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज आर कॉल्ड। जो रिटर्न स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज का, उसको क्या कहा जाता है? क्या मिशन स्टेटमेंट कहा जाता है उसको? इसको जो रिटर्न स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो संगठनात्मक उद्देश्य का लिखित विवरण है, तो उसको क्या कहा जाता है? लिखित विवरण को मिशन विवरण कहा जाता है, औपचारिकता कही जाती है, या औपचारिक संगठन चार्ट कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, उसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, मिशन विवरण कहते हैं। इसको जो लिखित विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या कहेंगे? मिशन विवरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जर्नल पैटर्न, the general pattern of the behavior, shared belief and values that members have in the common in the known as। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का समन्वय, पैटर्न, जो सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, उस वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहलाता है, संगठन का वातावरण कहलाता है, या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाता है, संगठन की वो संस्कृति कहलाता है, या संगठन की प्रभावशीलता कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस कहलाता है, या ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स कहलाता है, संगठन का ढांचा कहलाता है। तो देखिए, जब व्यवहार है, आपसी धारणाएं कैसी हैं, मूल्य क्या हैं, सामान्य पैटर्न क्या है, कौन से मूल्य फॉलो होते हैं, इस चीज से क्या है, आप संस्कृति दिखा रहे हैं अपनी। और जब संस्कृति की बात आती है तो यहाँ पर नाम आ जाता है कल्चरल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल। तो संगठन में व्यवहार हो, आपसी धारणाएं हो कि आपकी आपकी एक दूसरे के लिए कैसी धारणाएं हैं, और आपके मूल्य क्या हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। तो वो झलकाता है, वो दिखाता है आपकी संस्कृति, आपका कल्चर क्या है। तो इससे याद रखना, यहाँ पर कल्चर की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर संगठन की प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड, देखिए जो वाणिज्य होता है कॉमर्स, पहली बात तो आपको ये पता होगा ये किसका पार्ट होता है? ये आपका बिजनेस का ही पार्ट होता है। बिजनेस जो होता है उसका पार्ट होता है आपका कॉमर्स।
और दूसरा क्या होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एक होता है आपका इंडस्ट्री, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है आपका कॉमर्स। ठीक है। और इंडस्ट्री में भी फिर इसके पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। और यहाँ पर कॉमर्स के भी पार्ट हो जाते हैं, क्या, ट्रेड हो जाता है पहला तो क्या हो जाता है आपका, ट्रेड हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है, एड्स टू ट्रेड, मतलब जो सहायक है, या एक्सलरी टू ट्रेड, ट्रेड के सहायक। तो इस तरह से यह चार्ट आपका चलता है। तो मैंने इसको आपको डीपली बताया था एक वीडियो में, जिसमें मैंने ये बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक आपकी इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें आपका आता है, वहां पर तीन आती हैं आपकी, क्या क्या आती हैं आपकी, एम्प्लॉयमेंट आता है, आपका प्रोफेशन आता है, और तीसरा आपका बिजनेस आता है। फिर बिजनेस के टाइप यहाँ पर हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए कॉमर्स में क्या इंक्लूड होता है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, केवल माल को खरीदना और बेचना, या ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसमें ट्रेड और इंडस्ट्री आती है, या ओनली ट्रेड नॉट इंडस्ट्री, इसमें ट्रेड आता है लेकिन इंडस्ट्री नहीं आती, या बिजनेस एंड इट्स सब्सिडीजरी। तो देखिए बिजनेस का मतलब है ट्रेड से है, बिजनेस का मतलब क्या है, ट्रेड से है। देखो यहाँ व्यापार दिया हुआ है, ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड से, तो ट्रेड, व्यापार और उसके सहायक। तो देखिए आप कॉमर्स पे जाइए, कॉमर्स में क्या है, ट्रेड और उसके सहायक, एड्स टू ट्रेड। तो इस चार्ट को आप याद रखें। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की होती हैं, एक्टिविटी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या आती है आपकी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। फिर बिजनेस के भी पार्ट हो गए, बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और फिर इंडस्ट्री भी तीन तरह की होती हैं आपकी, आपकी होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में भी आपकी दो हो जाती हैं। प्राइमरी में दो कौन सी होती है, जेनेटिक होती है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव होती हैं। और साथ में आपकी सब्सिडरी में भी आ जाती हैं, सेकेंडरी में भी आ जाती हैं। सेकेंडरी में कौन सी होती हैं आपकी, असेंबलिंग होती हैं, एनालिटिकल होती हैं, और आपकी साथ ही एनालिटिकल के बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद आपकी क्या होती है, आपकी एनालिसिस होती है। हाँ, ये इसके टाइप हो गए। और उसके बाद आपकी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेसरी। ट्रेसरी में क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, ये सहायक यही आती हैं। और याद रखना जो ट्रेसरी होती है वही एड्स टू ट्रेड भी होती हैं, ये दोनों सेम होती हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस चार्ट को याद रखें, काफी काम आने वाला है ये चार्ट। और अगर आपने नहीं बनाया तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको इस बार लेना है। तो थोड़ा पेन उठाइए और जो मैंने बोला है इसको वापस से रिपीट कीजिए, और इसको साथ साथ नोट करते चलिए कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या थी, और उसके पार्ट्स क्या थे, उसके फिर पार्ट्स क्या थे। इसको क्लियर करके आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से याद होगा आपके। तो आंसर था यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वो ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर स्वामित्व किसका होता है। तो किसका स्वामित्व होता है, किस पर, सार्वजनिक पर, जो पब्लिक सेक्टर है उस पर किसका अधिकार होता है, कौन ओनर होता है उसका, प्राइवेट होता है, निजी होता है, गवर्नमेंट होती है, कोऑपरेटिव होती है सोसाइटी, या जॉइंट होता है, तो वो होता है आपकी गवर्नमेंट। इस पे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अपना हिस्सा 51% रखती है, मतलब 50% से ज्यादा, मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर हो गया इसका, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की, वो किसके लिए है, टुवर्ड्स कस्टमर, कस्टमर के प्रति, कि उसको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, जो वो मांगता है वो दिया जाए, उसके साथ फेयर ट्रेड किया जाए, कोई गलत काम ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, क्या उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार के प्रति होती है, कि जो सरकार ने रूल बनाए हैं उनको फॉलो किया जाए, उसको टैक्स दिया जाए जितना आप कमा रहे हैं, या आपकी अंशधारियों के प्रति होती है, कि जिसने बिजनेस में शेयर खरीदे हैं, जिसने अपना पैसा लगाया है, उनके ऐसा काम किया जाए, ऐसा बिजनेस किया जाए कि उनका जो है, उनको प्रॉफिट अच्छे से अच्छा मिले, अंशधारियों को प्रॉफिट मतलब डिविडेंड, या इन तीनों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिजनेस की इन तीनों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका मतलब जो जिम्मेदारियां होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उत्तरदायित्व सभी के लिए होता है बिजनेस का। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। पूरा आपको संगठन समझा दिया कि संगठन क्या होता है। आपको कोई उद्देश्य है, आपको जैसे आपका उद्देश्य है कि आपके हमें 1 लाख रुपए कमाना है, और 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, हमें कुछ जो है अपना गुड्स बनाकर,
तो आपका उद्देश्य हो गया ये। तो इसको अब क्या-क्या चाहिए? उन सभी अंगों को मिलाना है, स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए, मटेरियल चाहिए, इन सबको आप एक जगह रख रहे हैं, वो भी कैसा संयोग बना रहे हैं? उनका मैत्रीपूर्ण। तो इसको संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बात सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसने कहा था? हुँ, किसने कहा? अगर आपको 1 लाख रुपए हैं लेने, तो सुनो बात क्या कहते हैं हेने। ये आप याद रखना, अगर आपको 1 लाख रुपए हैं लेने, तो सुनो क्या कहते हैं हेने। हेने ने कहा था ये कि अगर आप मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे हैं, जितने भी आपके विशिष्ट अंग होते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उसको बोलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो ये किसने कहा था? हेने ने। ऑप्शन आप याद रखना, हेने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिजनेस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, मैंने अभी आपको एक चार्ट बनाया था ना, वहां से फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं बताइए, बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? नहीं, ये तो इकोनॉमिक है, ये तो पैसा कमाने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक तो वो होती है जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मतलब पहला यहाँ पर ये गलत है। हमें चाहिए सही क्या है। कह रहे हैं कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है। क्या अगर आपका टूर्नामेंट हो रहा है आपके स्कूल में और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस होगा? बिल्कुल गलत बात है, वो बिजनेस कहाँ हो जाएगा? वो बिजनेस नहीं होगा। एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नीड टू प्रिवेंट प्राइस राइज। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए जो कुशल व्यवसायिक है, वो संगठन की आवश्यकता है। देखिए, जो मूल्य वृद्धि हो रही है, जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए आपको क्या चाहिए? कुशल व्यवसायी चाहिए, निपुण बिजनेसमैन चाहिए आपको, इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। संगठन कैसा होना चाहिए? जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है, जो आपकी महंगी कीमतों पे सामान बनकर तैयार हो रहा है, वो कम हो। तो क्या इसको बिजनेस कहते हैं? क्या ये बात सही है? किसके बारे में कह रहा है ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संगठन के बारे में, कि एक कुशल व्यावसायिक संगठन वह है जो अगर मूल्यों में, लागत में, कॉस्ट में वृद्धि हो रही है, बढ़ती जा रही है कॉस्ट, उसको कंट्रोल करे, उसको रोके। तो क्या ये है सफल एक कुशल ऑर्गेनाइजेशन? ये है बिल्कुल। तो ये बात सही है, ऑप्शन आपका सी सही आ रहा है। डी और देख लेते हैं। लाभ कमाना व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। भाई, उद्देश्य होता है, लाभ कमाना तो उद्देश्य होता है बिजनेस का। तो ये भी बात गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड मीन्स क्या होता है? अब आगे ना वही बात, फिर मैं कह रहा हूँ चार्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। और हाँ, आप इसका ईयर चेक कीजिए, आप इसका खुद चेक कीजिए गूगल पर कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। अब तो एआई आ गया, एआई से बोलिए कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, बताइए। Provide data about this question in how many ayog or in how many commission this question asked many times। तो वो एआई आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तब आपको पता चलेगा देखने में जो छोटा सा क्वेश्चन लगने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो पेपर होता है, ये मत सोचना वो टफ ही होता है। टोटल टफ होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं केवल मेरिट बनाने के लिए, लेकिन उसमें बेसिक से क्वेश्चन भी होते हैं और वो इसके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो कह रहे हैं ट्रेड मीन्स क्या होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वस्तु का निर्माण करना, इसको ट्रेड कहते हैं। या इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विस, जो बैंक सर्विस मिल रही हैं और इंश्योरेंस सर्विस मिल रही हैं, उसको ट्रेड कहते हैं। या बाइंग, खरीदना और बेचना गुड्स को, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के साधन होते हैं, उसको आपका ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड होता है आपका चीजों को खरीदना और बेचना, ये ट्रेड होता है, बनाना नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन एंड सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सटेंशन ऑफ। रेखा और सहायक संगठन किसका विस्तार है, किसका एक्सटेंशन है? कौन? लाइन एंड सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन, रेखा और सहायक संगठन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये। रेखा संगठन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्रियात्मक संगठन का ही विस्तार है, या ये रेखा संगठन का विस्तार है कि उसका नाम रेखा और सहायक संगठन कह दिया? या अनौपचारिक संगठन का है? अनौपचारिक तो वो है जो खुद आपने बना लिया ऐसा संगठन।
बातचीत करी, आप कहीं फॉर्मल में काम करते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करे वहां पर आपने अपना ग्रुप बना लिया, लंच करते हुए, बात करते हुए, एक दूसरे की परेशानी सुनते हो, आपका एक ग्रुप बन गया, आपके मित्र बन गए हैं। तो वो जो आपका संगठन सब बन गया है, और किसी के साथ भी कुछ होता आप आवाज उठाते हो। तो ये जो संगठन आपने बना लिया है, ये है आपका इनफॉर्मल। तो क्या ये इनफॉर्मल संगठन है, रेखा और सहायक संगठन, या समिति संगठन है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है? तो सही आंसर होगा आपका बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन का ही रूप क्या है, ये विस्तार रूप इसका क्या है, लाइन और सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ये सबसे अधिक जो उपयुक्त होता है, मोस्ट सुटेबल होता है, ये छोटे उपक्रम के लिए होता है, बड़े आकार के उपक्रम के लिए होता है, मध्यम श्रेणी के लिए होता है, कुटीर उद्योग जो है छोटे मोटे उनके लिए होता है? तो ये होता है लार्ज स्केल, लार्ज एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज, व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है। तो व्यवसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसकी प्रेरणा देता है? कर चोरी करने की? क्या आप कर की चोरी कीजिए, टैक्स कीजिए, या उत्पाद जो आप बना रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें एडल्ट्रेशन कीजिए, मिलावट कीजिए, या एफिशिएंसी होनी चाहिए? एफिशिएंसी मतलब आप जो गुड्स बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, इस पर जोर देता है? या वैल्यू एडिशन पर जोर देता है, कि जो आप माल बना रहे हैं उसमें उसमें खर्चा करके उसमें अपना प्रॉफिट लगाकर वैल्यू एडिशन कीजिए? तो वो कहता है एफिशिएंसी। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य होता है कि मैं जिस व्यवसाय के लिए काम कर रहा हूँ उसमें क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके आप प्रोडक्ट बनाएं, रिसोर्सेज का कम से कम यूज करें, मतलब एक तरह से कॉस्ट कमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक संगठन है, वह कला होता है, साइंस होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका बोथ। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कला भी होता है और साइंस भी होता है, दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स? जो आपका आधुनिक व्यापार है उसका लक्षण कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, मास प्रोडक्शन, पुंज उत्पादन होना चाहिए, बिल्कुल मास होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो है। या रिसर्च एंड अनुसंधान और विकास होना चाहिए, भाई रिसर्च तो करनी चाहिए, कब किस चीज की जरूरत है, मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की तो वो करेंगे, बदलाव करेंगे आप। और उसी को तो कहा जाता है, उस इस काम को तो मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट को कहा जाता है उसकी एक विशेषता को, कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि वो जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है, जैसे मार्केट में चेंज होता है, अपने प्रोडक्ट में भी चेंज ले आता है। तो अनुसंधान और विकास तो होने भी जरूरी है, तो ये तो आधुनिक व्यापार में होने चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, विशेषता, भाई विशेषता बिल्कुल जरूरी होती है। आज मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट काफी कंपनियां बना रही हैं, तो लोग क्यों लेंगे आपके प्रोडक्ट को? तभी तो लेंगे अगर स्पेशलाइजेशन है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से बढ़िया है आपका प्रोडक्ट, तो स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए। तो देखो, तीनों बातें तो होनी चाहिए ना आधुनिक व्यापार में, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा लक्षण नहीं है। तो नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, कामगारों का शोषण, एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लोइटेशन करो, उनका शोषण करो, उनके सैलरी मत दो, उनसे ज्यादा रिस्की काम करवाओ, ऐसी जगह काम करवाओ जहां जान का खतरा हो, भट्टी पर उनको खड़ा कर दो। क्या ऐसा कहता है आधुनिक व्यापार? नहीं कहता। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक उद्योग का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे सर आपने वो तो बताया था चार्ट में, जेनेटिक इंडस्ट्री किसका पार्ट है, लेकिन सर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया था। डोंट वरी, अब देता हूं मैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था, दोबारा मैं आपसे कहता हूँ, सबसे मैंने पहले कहा था ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती हैं आपकी, एक आपकी नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और दूसरी होती है आपकी इकोनॉमिक। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि देखिए जब आप 30 दिन में सिलेबस भी चाहते हो, थोड़ा सा तो आपको, और फिर जॉब भी लेनी है आपको, तो उसके लिए थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा, और बिना आपके इस थोड़ा सा मेहनत के कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।
तो नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, केवल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, या पैट्रिशन के लिए की जाती है। पेरेंशियल होती हैं, पेरेंशियल मतलब जो माता पिता करते हैं, जैसे हमें पालना, वो पैसे के लिए नहीं करते। पैट्रिशन मतलब आप देश के लिए करते हैं जो, या आपकी रिलीजियस भी हो सकती हैं, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं आप पैसा कमाने के लिए नहीं जाते। तो ये तो होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं ये होती हैं आपकी तीन तरह की। एक होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, एक होता है आपका इसमें प्रोफेशन, और एक होता है यहाँ पर आपका बिजनेस। ठीक है। एम्प्लॉय में आप क्या, आपको क्या मिलता है, सैलरी वेजेज मिलती है। प्रोफेशन में क्या मिलता है, फीस मिलती है। एम्प्लॉय तो कर्मचारी हो गए, आपको पता है किसी के यहाँ नौकरी करना। प्रोफेशन में क्या हो गया, जैसे टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये प्रोफेशनल हैं। सीए होता है, चार्टर अकाउंटेंट, ये प्रोफेशनल है, ये अपनी फीस पर काम करते हैं। और बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब बिजनेस को ले आते हैं इधर, अब बिजनेस को करते हैं यहाँ और क्लासीफाई। ठीक है। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के पार्ट कौन से होते हैं, इसके होते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और दूसरा होता है आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में भी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री में भी यहाँ तीन तरह की इंडस्ट्री हो जाती है आपकी। एक हो जाती है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, एक हो जाती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब प्राथमिक द्वितीय, हिंदी में भी सुन लीजिए, द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय। और एक हो जाती है आपकी ट्रेजरी, सहायक। ट्रेजरी आप लिख सकते हैं अपने हाथ से भी, थोड़ा इसको लिखोगे और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर कॉमर्स के पार्ट होते हैं क्या, आपके कॉमर्स के हो जाते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक। अब हिंदी में सुन लीजिए, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। देखिए ये होती हैं आपकी आ, अनार्थिक क्रियाएं, ये होती हैं आर्थिक क्रियाएं। ये होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। और ये क्या होता है आपका प्रोफेशनल, अपना हो जाता है पेशा। बिजनेस क्या होता है आपका, व्यापार। इंडस्ट्री क्या होती है आपकी, इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, उद्योग। ठीक है। और कॉमर्स को क्या कहेंगे आपका, कॉमर्स को क्या कहेंगे हिंदी में, वाणिज्य। और यहाँ पर कॉमर्स में फिर अंदर क्या आ जाएगा, ट्रेड, ट्रेड को क्या कहेंगे, व्यापार। एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक। प्राइमरी को क्या कहेंगे इंडस्ट्री में भी, इसको कहेंगे प्राथमिक। सेकेंडरी को क्या कहेंगे, द्वितीय। ट्रेसरी को क्या कहेंगे, सहायक या तृतीय, तृतीय भी इसको कहते हैं। या सर्विस इंडस्ट्री भी इसको कह देते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी में आ जाइए। अब प्राइमरी के जो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका जेनेटिक, एक तो होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक, और एक होता है आपका इसका जेनेटिक और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक निष्कर्षण होता है, और एक होता है आपका एक होता है आपका जेनेटिक को क्या कहेंगे, आपका जेनेनिक, जेनेनिक। तो देखिए इसमें होता क्या, आप दोनों को सुन लीजिए। जेनेटिक वह होता है जिसमें आप कुछ सजीव चीजों को पाल रहे हैं, उनको पैदा कर रहे हैं, सजीव को। जैसे आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जैसे आप पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो ये किस में आ जाता है, जेनेटिक में। ठीक है। और दूसरा आपका कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अब कंस्ट्रक्टिव सुन लीजिए। कंस्ट्रक्टिव होता है निष्कर्षण करना, मतलब निकालना, जो प्रकृति ने आपको दिया है वहां से आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप जंगलों से लकड़ी ला रहे हैं, टिम्बर इंडस्ट्री। जंगल कहाँ से मिले हैं आपको, फॉरेस्ट प्रकृति ने दिए हैं, और प्रकृति से आप प्रोडक्ट निकाल कर ला रहे हैं, आप अपनी आ, निकाल कर ला रहे हैं, आप अपनी लकड़ी निकाल कर ला रहे हैं, उनसे आगे जाके आप बेचेंगे, जलाएंगे, या जो भी करेंगे। तो ये क्या है, जेनेटिक। आप समुद्र से सीधा मछलियां निकाल रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका कॉन्स्ट्रक्टिव होगा।
मैं कॉन्स्ट्रक्टिव बता रहा था, हाँ कॉन्स्ट्रक्टिव बता रहा था, ठीक है, निष्कर्षण। या आप पेट्रोल समुद्र से निकाल रहे हैं सीधा, मतलब क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, कोयले की खान से कोयला निकाल रहे हैं, ये सब इंडस्ट्री किस में आएंगी? निष्कर्षण में आ जाएंगे, आपकी कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि आप सीधा कॉन्स्ट्रक्टिव में आ जाएंगी, आप सीधा वहां से प्रोडक्ट निकालने हैं। तो अगर प्रकृति के संसाधनों से प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो इंडस्ट्री होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव या आपकी निष्कर्षण। और अगर आप किसी का पालन कर रहे हैं, पालन करके बेच रहे हैं, तो वो होती है आपकी जेनेटिक। और दोनों ही किसके पार्ट है? प्राइमरी इंडस्ट्री के। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जेनेटिक इंडस्ट्री का आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अब आई होप यू कैन गिव मी आंसर करेक्टली। तो चूज कीजिए। पोल्ट्री फार्म पर चलते हैं, चलो। पोल्ट्री फार्म किस में आ जाएगा? आप इसमें तो पालन करते हैं मुर्गी का, तो ये तो जेनेटिक हो गया। ये तो क्या हो गया? जेनेटिक हो गया। फिशरी की बात करते हैं यहाँ पर। फिशरी मतलब मत्स्य ग्रहण की कह रहे हैं, पालन की नहीं। तो आप ये तो सीधे समुद्र से निकालने मछली पकड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपकी होगी कंस्ट्रक्टिव। ये होगी कंस्ट्रक्टिव। कृषि, आप कृषि में क्या कर रहे हैं? आप खेती को काट रहे हैं, जरूरी नहीं है आपकी हो, आप काट काट के भी बेच रहे हैं, बना रहे नहीं है, तो ये भी किस में आ जाएगा आपका? ये भी इसमें नहीं आएगा आपका। नहीं, ये आ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी तो वही करेंगे आप, फसल को उगाएंगे और उसको बेचेंगे। हो सकता है आप पेड़ की फसल उगा रहे हो, तो देखिए ये भी जेनेटिक होगा। और यहाँ गहने ज्वेलरी की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं आता, ये तो सेकेंडरी में आ जाता है कि किसी प्रोडक्ट से, कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से कोई गहन कोई चीज बनाकर बेचना। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? जेनेटिक में ये दोनों आ रहे हैं आपका, एक कृषि भी और आपका पोल्ट्री भी। ठीक है, दोनों ही ये आ रहे हैं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए ए और सी। तो ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखना आपको, देखो दो बातें हैं। एक होता है मछली पालन, एक होता है मछली पकड़ना। तो अगर मछली आप पकड़ रहे हैं तो अब वो समुद्र से निकाल रहे हैं आप, तो वो जेनेटिक नहीं होगा, वो होगा कंस्ट्रक्टिव। और मछली पालना जो होगा वो जेनेटिक होगा। ये आपको क्लियर रखना है, ये एग्जाम्पल में पूछा भी गया है, पहले भी ये पूछा जा चुका है, और डीएसएसबी के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएंगे? पोल्ट्री फार्म भी हो जाएगा और आपका एग्रीकल्चर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम शो। जो एक संगठन डायग्राम होता है वो क्या दिखाता है? प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच में संबंध दिखाता है, कि जो प्रबंध है और जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसको दिखाता है। या विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन कैसे हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने विभाजन कर रखा है काम का, कैसे कैसे उन्होंने काम बांट रखा है अलग अलग डिवीजन पर, वो दिखाता है संगठन चित्र। या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का प्रारूप दिखाता है कि संगठन का प्रारूप है क्या। या अधिकार दायित्व संबंध को दिखाता है कि किसका क्या तो अथॉरिटी है, क्या किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बीच रिलेशनशिप की क्या कैसी है उसको दिखाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। संगठन चित्र दिखाता है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप। तो आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the one which one of the following characteristics best describe the organic or behavioral structure of an organization? इनमें से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है, विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है, जो बताती है कि हाँ भाई संगठन की जो जैविक और व्यवहारिक संरचना क्या है उसके बारे में सही बताती है। व्यापक नियंत्रण विस्तृत, वाइड स्पेयर्ड कंट्रोल, व्यापक नियंत्रण विस्तृति, या हाई सेंट्रलाइजेशन अधिक केंद्रीयकरण, या हाई डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन उच्च श्रेणी की विशेष विशेषज्ञता, या वर्टिकल हायरार्की लंबवत पद सोपान। तो ये दिखाती है व्यापक नियंत्रण विस्तृति, मतलब जो कंट्रोल जो होता है इस पर आप देखेंगे कि व्यापक कंट्रोल होता है। ये दिखाती है कि व्यावहारिक संरचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम अनुशासन होता है, तो अधिकतम अनुशासन जो होता है वह कहाँ पर होता है? डिसिप्लिन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या आपका कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है? तो जो रेखीय संगठन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सबसे अधिक आपका अनुशासन होता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइन आपका ऑर्गेनाइजेशन। रेखीय
तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य होता है। तो स्टाफ का क्या कार्य होता है? क्या रेखा में सलाह लेना होता है, या रेखा को सलाह देना होता है, या अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभालना है, या कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारित करना है। तो देखिए सही ऑप्शन होगा आपका बी, एडवाइज द लाइन। जो लाइन है जो लाइन है उसको सलाह देना है। किसका काम? स्टाफ का काम। स्टाफ का क्या काम है? सलाह देना। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? देखिए निष्कर्षण एक्सट्रैक्टिव का मैंने इंडस्ट्री का भी आपको एग्जाम्पल दिया था। क्या बताया था मैंने? जरा याद कीजिए, मैं अभी नहीं बोल रहा। याद किया क्या था? वो था जो प्राकृतिक संसाधन है वहां से अपना प्रोडक्ट को निकालना, बनाना नहीं, निकालना है। तो देखिए एक्सट्रैक्टिव में क्या आ रहा है। देखिए एनिमल प्रोडक्शन, ये तो जेनेटिक हो गया क्योंकि इसमें आप एनिमल को पालते हैं। पौधे लगाना जेनेटिक हो गया, ये भी आप पाल रहे हैं। हंटिंग, शिकार करना, तो खैर इसमें से आता ही नहीं है, शिकार करना कोई सा वो नहीं है। आयरन एंड और, लोहा एवं अयस्क। लोहा और अयस्क इंडस्ट्री जो है, जो लोहा निकालती है, अयस्क निकालती है, वो प्रकृति से तो निकलता है। तो ये क्या हो गया आपका? निष्कर्षण हो गया। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है, मधुर संबंध कहलाता है। तो ये मधुर वाणी कौन बोल रहे हैं, ये आपको याद करना है। देखिए जब आप अच्छे अच्छे वर्डों की मिलावट करेंगे, जब आप अच्छे अच्छे वर्डों को मिलाओगे तभी तो मधुर संबंध बनेंगे। तो अच्छे अच्छे वर्ड मिलाओगे, वर्ड मिल मिलाओगे तभी तो बनेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मिल वर्ड का। तो ये किसका कथन था? मिल वर्ड का। मधुर संबंध की व्याख्या किसने की है? आपके मिल वर्ड ने की है। ठीक है, कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध का संगठन किसने कहलाया है? वो मिल वर्ड ने कहलाया है, ये याद रखना आपको। संगठन की प्रक्रिया के लिए क्रियाओं के विश्लेषण, निर्णय के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा की थी। किसने की थी? संगठन की जो प्रक्रिया की क्रियाएं हैं उनकी विशेष विश्लेषण, उनका निर्णयों के विश्लेषण तथा संबंधों के विश्लेषण की अनुशंसा किसने की थी? पैटर ड्रैकर ने की थी, एफ डब्ल्यू टेलर ने की थी, कुंटज और न्यू कुंटज ने की थी, या डब्ल्यू एच न्यूमैन ने की थी। तो देखिए उन्होंने कहा था विश्लेषण कीजिए, निर्णय लीजिए, निर्णय का विश्लेषण कीजिए, संबंधों का विश्लेषण कीजिए, वरना आपकी पिटाई लगेगी। अगर आप इसको नहीं कर रहे तो आपकी पिटाई लगेगी। पीटर ने कहा था अगर आप विश्लेषण नहीं कर रहे तो आपकी पिटाई लगेगी। तो ये पीटर ड्रूकर ने किया था। एक मजाक की बात होगी लेकिन इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कंसीसियस, एक नॉन कंसीसियस। जो कंसीसियस होता है वो पार्ट कहता है दिमाग का कि आप जितने भी कुछ भी चीजों को मुझे याद करने के लिए नाटकीय ढंग में दोगे, चाहे वो गाली बनाकर क्यों ना दे दो, लेकिन उसको वो बुरी चीजें सारी जल्दी से वो कैच कर लेता है। तो आप अगर ऐसी स्टोरी बना रहे हैं तो आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। आप याद रखिए, देखिए क्या कहा था भाई, पीठ पी के विश्लेषण कीजिए, पीटर ने कहा था, ड्रेकर ने कहा था, वरना ड्रेकर खा जाएगा आपको, ड्रेकर खा जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुप्रयुक्त होती है, वो विचारधारा क्या है? परंपरागत विचारधारा होती है, या आधुनिक विचारधारा है, या आपकी नव परंपरागत विचारधारा है? इनमें से कोई नहीं। कह रहे अनुपयुक्त होती है, मतलब आइडियोलॉजी विच इज अनसुटेबल, अनसुटेबल होती है, तो वो है नव परंपरागत विचारधारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक संगठन होता है, तो जो अनौपचारिक संगठन होता है, वो अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल संगठन जो होता है वो शीर्ष प्रबंध द्वारा सर्जित किया जाता है, लोचशील होता है, संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित किया जाता है, या संगठन के लक्ष्य को प्राप्ति में हानिकारक होता है। देखो भाई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका हानिकारक तो हो नहीं सकता है ना। तो दूसरा, शीर्ष प्रबंध द्वारा ही सर्जित थोड़ी ना होगा इनफॉर्मल, वो तो फॉर्मल होगा। भाई फॉर्मल, इनफॉर्मल तो वो है कि आपने अपने संगठन बना लिया, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कम ज्यादा हो जाता है, इसमें और भी सदस्य आसानी से जुड़ते चले जाते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है, तो जो संगठन है एक, उसमें उत्तरदायित्व लाइन अधिकारी में होता है, स्टाफ अधिकारी में होता है, अनौपचारिक अधिकारी में होता है, या सभी में होता है? तो ऑप्शन होगा
लाइन ऑफिसर्स। इसमें संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से बताना है आपको कि लेखा विधि का सिद्धांत कौन सा नहीं है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, या कॉस्ट प्रिंसिपल, या आपका प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, या प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। देखिए, डबल अकाउंटिंग मतलब ड्यूल एस्पेक्ट को ये डबल अकाउंटिंग कहा है। ये भी प्रिंसिपल होता है आपका दोहरा प्रणाली, लेखा प्रणाली। ये दोहरा लेखा प्रणाली वैसे एक प्रणाली होती है, यहाँ पर इसको दोहरा लेखा सिद्धांत ही करना चाहिए, है ना, तो सही रहेगा सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी ये भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी ये कोई सिद्धांत नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस पेमेंट, ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देगा, यहाँ पर देखते हैं इसको। इफ कॉस्ट रुपीज 18,000 एंड 33 फॉल 1/3%, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर प्रॉफिट कितना है 33, फॉल 1/4, मतलब 33 सही 1/3 जो है वो इतना परसेंट प्रॉफिट है कॉस्ट पर। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट आपको दी 18,000, तो सीधी बात है 18,000 का आपको क्या करना है, 33 सही 1/3% निकालना है। तो देखिए, पहले इसको आप क्या करेंगे, 33 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100/3%। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट पूछ रहा है आपसे, प्रॉफिट को क्या कह रहा है, प्रॉफिट को कह रहा है कि 100/3%, 100/3% ऑफ कॉस्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट कितनी है आपकी 100/3, और ये जो परसेंट है इस परसेंट को हटाकर अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और इनटू कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 18,000, 18,000 डिवाइड करेंगे 100 से, 100 डिवाइड हो गया वन टाइम, और 300 से डिवाइड करेंगे 18,000 को, तो ये आ जाएगा आपका 3 6 100, और 1 0 आ जाएगा यहाँ, सॉरी ये आ जाएगा आपका, देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट हो गया यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये, अब देखिए आप, ये आपका 100/3 ये रहा, तो 100/3, तो आप इसको परसेंट हटाएंगे तो 100/3, और 3 की मल्टीप्लाई में 100, कहाँ से आया ये 100, क्योंकि ये परसेंटेज की जगह 100 आ गया, हटा दिया परसेंट का साइन, इनटू कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट दी हुई है आपकी 18,000, 18,000। तो आप डबल जीरो मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आया, और 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो ये 60,000 मतलब 60,000 आपका आ गया, 60,000। ठीक है, तो ये ₹60,000 इसका सही आंसर होगा। 16,000 है 6,000, 100 से 100, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 3 6 6,000, सॉरी 6,000 आपका आंसर आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर 6,000। कहने का मीन्स ये था, सिंपल आपको 18,000 का 33% निकालना था, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी, कह रहे हैं कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी, कैसी लाइबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी किसको कहेंगे, अवलंबित दायित्व विच डज नॉट एग्जिट इन द प्रेजेंट बट इट विल अकर इन द फ्यूचर, जो अभी तो है नहीं लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, या विच इज टू बी पेड बाय समवन एल्स, या वह जो किसी अन्य के द्वारा चुकाई जानी है, आपका बिजनेस नहीं देगा उसको, आपका बिजनेस चुकाएगा नहीं, कोई और दूसरा बिजनेस को चुकाएगा, ऐसा भी नहीं है। हुज occurrence और नॉन occurrence डिपेंड्स ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जिसका होना या ना होना किसी फ्यूचर में होने वाली घटना पर डिपेंड करता है, वो होती है, या विच हैज नॉट बीन पेड इन द पास्ट ईयर्स, जो या पिछले साल में आपने पेड नहीं किया था कोई खर्चा, वो होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो ये ऐसी लाइबिलिटी होती है, ऑप्शन आपका सी सही होगा, जिसका होना या ना होना, अक्रेंस इसकी किसी इवेंट पर डिपेंड करती है। अगर मैं आप इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपके बिजनेस पर किसी ग्राहक ने क्लेम कर दिया है, और क्लेम कर दिया है 1 लाख रुपीज का, आपने उसको गुड्स बेचा था, उसने क्लेम कर दिया है, केस चल रहा है कोर्ट में।
अब ये कोर्ट के डिपेंड करेगा कोर्ट पर कि आप जीतते हैं या केस हारते हैं। अगर आप केस हार जाते हैं तो आपको लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, और कितनी देनी पड़ेगी ये भी नहीं पता, कोर्ट पता ना कितना आप पर फाइन चार्ज करे, 1 लाख 1.5 लाख। तो ना तो अमाउंट का पता, ना ही होने या ना होने का पता। और तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और इसको कहाँ पर शो किया जाता है? ये नोट टू अकाउंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिखाई जाती है। बैलेंस शीट के बाद जो नोट टू अकाउंट आप बनाते हैं उसमें ये दिखाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि इसमें पूछेगा कि इसका कहाँ पर शो करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन द बैलेंस शीट द इनिशियल एक्सपेंडिचर, जो इनिशियल एक्सपेंसेस थे, शुरुआती खर्चे थे 10,000 बैलेंस शीट में, ये रिड्यूस हो गए, कम हो गए 500, 500 रुपए से वो कम हो गए। तो इट दिस विल बी ट्रीटेड, आप क्या कहेंगे कि आपने इनिशियल एक्सपेंसेस को सेल कर दिया, या आपने करंट एसेट में कन्वर्ट कर दिया, या एडजस्ट कर दिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, या ऑपरेशन का प्रॉफिट से इसको एडजस्ट कर दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपने प्रॉफिट से इसको एडजस्ट कर दिया। जैसे शुरुआती खर्चे 10,000 के हुए थे, तो हर साल इसमें से थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट आप एडजस्ट करते जाते हैं, किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने एडजस्ट कर दिया है, कुछ रिटर्न ऑफ कर दिया है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और हर साल आप मान रहे हैं कि 1 लाख रुपए की कम होती चली जाएगी। तो ये जो है आपका, ये तो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी इनिशियल एक्सपेंसेस, शुरुआती खर्चे। लेकिन आर्थिक जो आप इसे पी एंड एल में हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न ऑफ करते जाएंगे, जैसे कि 1-1 लाख हर साल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कंपनसेटरी एरर, जो क्षतिपूरक अशुद्धियां का मिलान को प्रभावित करती हैं, तो अफेक्ट मैचिंग, ट्रायल बैलेंस की मैचिंग को अफेक्ट करती हैं, बैलेंस शीट को अफेक्ट करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करती हैं, किसी को अफेक्ट नहीं करती। तो ये ऐसी एरर होती है जो किसी को बेचारे को अफेक्ट नहीं करती हैं, किसी पर असर नहीं डालती हैं। क्योंकि देखिए, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वहां पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि ये क्या गलती होती हैं? ये ऐसी एरर होती हैं जो आपकी क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति एरर्स होती हैं, ऐसी एरर होती हैं जो आज गलती हुई है, और कल एक ऐसी मिस्टेक होगी जो आज की गलती को भी सही कर देगी। तो एक गलती आने वाली गलती, पिछली वाली गलती के प्रभाव को खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटरी एरर। तो ये क्षतिपूर्ति किसी पर इफेक्ट नहीं डालती है, सब मैचिंग हो जाता है, किसी की मैचिंग को इफेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मीन्स है आपका परचेज, बी मीन्स है यहाँ ओपनिंग स्टॉक, सी मीन्स है क्लोजिंग स्टॉक, और डी मीन्स है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नॉट करेक्ट, तो आपको बतानी है कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। तो देखिए, आपको अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक इक्वेशन होती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब माल की लागत जो होती है वो होती है आपका, सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड कर देते हैं आप परचेज, और उसमें आप परचेज मतलब किराया, और उसमें फिर आप प्लस कर देते हैं अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं। उसके बाद इसमें से आप माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को। अब इनको चेक करेंगे कौन कौन सा सही है। अब यहाँ पर अगर हम बनाए, तो कॉस्ट को क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डी दिया हुआ है, तो कह रहे हैं डी इजिकल टू जो होगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को क्या करें? बी, तो वो बन जाएगा बी प्लस, परचेज को क्या कहा गया है? ए माइनस, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहा गया है? सी। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ कौन सा इसने कहा है, कौन सा गलत है वो बताना है। तो ए बी, देखिए ए बी तो दोनों प्लस हैं, और ये सी उधर जाकर डी में माइनस हो जाएगा, और ये डी ही माइनस हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डी माइनस का किया, मतलब डी को इधर लाए, डी को इधर लाए हैं, और ए बी को उधर ले गए। तो देखिए, ये तो उधर गए हैं, अगर हम इसकी तरह लेके जाते हैं ए को बी को तो एक साइड में छोड़ते हैं, और दूसरी साइड को ने डी प्लस का है, और इसके पास ले आते हैं सी को, तो सी भी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि अकेला सी को छोड़ दो, यहीं सी को यहीं छोड़ दो,
छोड़ दिया और डी को इधर ले आओ। तो अगर आप डी को इधर लेके जाते हैं दूसरी तरफ, ए बी के में माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बात सही है, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस डी, और माइनस सी होना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस ये प्लस का सी है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसने पूछा ना कौन सा गलत है, तो ए आपका गलत है। लेकिन अगर देखें सी डी प्लस में हो, सी डी प्लस, हाँ सी उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और सामने फिर इधर ए उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और बी अगर बचेगा यहाँ, ठीक है, बाकी ये ठीक है, तो आपका ए ही गलत है। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं, और को चेक कर लीजिए, ए बी प्लस होंगे, सी माइनस है, ठीक है, और इधर डी है, देखो ये तो मैंने यही तो बताया आपको, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, सही है। इधर देखते हैं डी माइनस सी, तो डी में माइनस उधर जाकर सी, नहीं, डी उधर जाकर माइनस नहीं होगा, इधर आएगा ये माइनस होगा। तो भाई ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये भी सही कहाँ आ रहा है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप डी को सी की तरफ ले जाते हैं, तो चलो डी को आप सी की तरफ ले गए, तो इधर ये माइनस का होना चाहिए डी, यहाँ प्लस का डी हो रहा है, और फिर ए को भी इधर ही ले आए माइनस का, और इधर क्या बचा, बी बचा, तो ये भी गलत आ रहा है आपका। देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, हमने बताया कि d इजिकल टू बी प्लस ए माइनस सी होना चाहिए, और इन्होंने क्या लिखा है, d माइनस सी, मतलब d माइनस सी, आप इसको इधर से c की तरफ ले जाओ, या c को इधर ले जाओ, चलो तो c को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा d प्लस सी, इधर कौन बचेगा, अच्छा ए को भी इधर ही ले जाना, तो ए को भी ले जाइए इधर, ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, इधर कौन बचेगा, अकेला बी बचेगा। तो हम अगर इसके जैसी इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारे इक्वेशन में यहाँ पर जो इसका सी है वो क्या है, इसका इसने माइनस में लिखा हुआ है, हमारा क्या आ रहा है, प्लस में आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका डी भी नॉट करेक्ट, डी भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी आप इसको एक बार चेक करके बताइए, ट्रांसफॉर्म करना है, और करेक्ट मैंने आपको बता दिया, करेक्ट फॉर्म ये होती है कि कॉस्ट बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी यदि समता अंश पूंजी 16,000 है, पूर्वाधिकार अंश 2 लाख है, और सामान्य संचय आपका 73,000 है, लाभ और हानि का शेष क्रेडिट शेष आपका 41,000 है, और प्रारंभिक व्यय आपके 20,000 है, तथा अल्पकालीन दायित्व आपके 30,000 है। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा शेयर होल्डर फंड का अमाउंट क्या होगा। तो अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, देखिए आप बैलेंस शीट को देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखेंगे ये दिया हुआ है आपको शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरा पार्ट होता है आपका एसेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आप देखेंगे इसमें शेयर कैपिटल आता है, शेयर होल्डर फंड आता है पहला, और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, मतलब कोई सी भी कैपिटल प्रीफरेंस हो या इक्विटी शेयर हो, दोनों यहाँ पर आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट पेंडिंग शेयर वारंट्स, और तब जाकर आपकी शुरू होती है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो ये हुई आपकी बैलेंस शीट। अब आप जरा को अपने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या बता रहा है, और आपको याद रखना है कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व सरप्लस भी आता है। अब आप देखिए अपना क्वेश्चन। अब यहाँ आपको कह रहा है कि देखिए शेयर कह रहा है इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000, ठीक है, तो ये भी तो शेयर होल्डर फंड में ही आएगा, चलो लिखते चलते हैं। देखिए शेयर होल्डर फंड की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपका, एक तो आ जाएगा आपका 16 लाख, ठीक है, 16 लाख इसमें ही आ जाएगा, करेक्ट करके लिख लेते हैं इसको, 16 लाख को, तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख, ये हो गए 16 लाख। उसके बाद कह रहा 8% शेयर इक्विटी शेयर होगा, ये प्रीफरेंस शेयर होगा, शेयर कैपिटल दोनों ही इसमें आते हैं शेयर होल्डर फंड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, ये 2 लाख लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी कहाँ आता है, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, और तो इसको लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि पूछा क्या है कि शेयर फंड क्या होगा, तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, इसको भी इसमें लिख लेते हैं। कितना दिया जनरल रिजर्व, 73,000, 73,000 इसमें ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आगे आपको दिया हुआ है फिर इसमें
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व फंड फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, इसको भी लिख देते हैं। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, ये यहाँ पर नहीं आता है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी यहाँ नहीं आता है, तो हमारा टोटल बस यहीं तक का होगा। अब आप इसको देखिए, 0 0 0 और 314 और 7 4 11 का 1 और 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 का 1, ये आ गया आपका 19,14,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिए 19,14,000 किस में आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बस ये दिया गया है कि आप कंफ्यूज होते हैं या नहीं। आपसे पूछा शेयर होल्डर फंड कितना है, मतलब इसमें पूछा था अंशधारियों की निधि, और अंशधारियों की निधि में क्या क्या आता है आपसे चेक कर रहा है वो बैलेंस शीट। तो याद रखना इस क्वेश्चन को आप कहेंगे बैलेंस शीट से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स की कॉस्ट है 1,20,000, और रेट ऑफ ग्रोस लॉस ऑन द सेल, लॉस दिया हुआ है 25%, देन अमाउंट ऑफ सेल कितना होगा। कॉस्ट दी हुआ है आपका 1,20,000, और ये जो दिया हुआ आपको 25%, जब कह रहा है 25%, लेकिन किसका, ये कह रहे हैं ग्रोस लॉस ऑन सेल, सेल का 25% कह रहे हैं यहाँ पर। आप एक बात समझिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ कॉस्ट को मान लेते हैं, अगर आप कॉस्ट को मानकर चलें तो कि कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, और आपकी सेल क्या होगी, सेल होगी इसका 25% कम, तो कितनी होगी 75। सेल कितनी होगी 75, तभी तो लॉस होगा कि आप 100 रुपए का माल बना रहे हैं, बेच रहे किस में है 75,000 में, 75 में बेच रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 75, और जबकि यहाँ कितना दिया है 75% की जगह 1,20,000, आप तो कह रहे हैं हमारी कॉस्ट है 75, ये कह रहा है 1,20,000, तो दोनों कॉस्ट है ना। और पूछ रहा क्या है ये आपसे, आपसे पूछ रहा है सेल, तो आपने सेल क्या माना था अपनी, सॉरी गलती हो गई यहाँ थोड़ी सी, देखिए कॉस्ट जो थी आपकी, कॉस्ट कितनी है 1,00,000, सॉरी 100 रुपये आपकी कॉस्ट है, सेल आपकी 75 है, और उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, तो आपकी कॉस्ट कितनी है 100, तो इसने 100 तो दिया है, 75 आपसे पूछा है, तो 100 के बराबर क्या है 1,20,000, तो आप क्या करेंगे 1,20,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से ही डिवाइड करेंगे, और क्या चाहिए आपको, जो चाहिए 75 सेल चाहिए आपको, तो सेल की मल्टीप्लाई करेंगे 75 की। इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 5 जा 16, 6 कैरी, और 12 7 जा, और 12 7 जा हो जाएगा आपका 84, 84 और 6 ये हो जाएंगे आपके 90, तो 90 लिख देते हैं, और डबल डबल आ जाएगी आपकी 0, तो ये हो जाएगा आपका 90,000, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझ लिए, इसने कॉस्ट दिया था तो आपने कॉस्ट ही मान लिया, और विक्रय पर आपको सेल पूछ रहा था और लॉस दिया हुआ था, तो आपने क्या किया, कॉस्ट दिया हुआ था कॉस्ट ही माना आपने, सो आपने से सॉरी आपने सेल माना, और सेल से आप कॉस्ट पर पहुंच गए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको डायरेक्ट मेथड से एक्स से भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से करा रहा हूँ। मान लेते हैं आपकी जो कॉस्ट है वो है एक्स, इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपकी जो कॉस्ट है यहाँ पर वो है आपकी एक्स, नहीं दिखाई दे रहा, इसको ले लेते हैं, एक्स आपने क्या मानी है, कॉस्ट मानी है। अब जब आपकी एक्स कॉस्ट है, तो इस पर लॉस लोगे तो लॉस तो और कम हो जाएगा, इसका 25% निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 25x अपॉन 100। अब आप अपनी कॉस्ट में एक्स में से कम कर लीजिए 25x अपॉन 100, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 75x अपॉन 100। और अब आप तो कह रहे हैं कि ये है हमारी सेल, और क्वेश्चन में कह रहा है सेल ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न अनुसार आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं, 75x अपॉन 100, और इधर कितना है 100, 1,20,000, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो एक्स को आप यहाँ पर लिखकर आप इसको 75 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यही तो कंडीशन आ रही है, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ 90,000, ही आपका आंसर आ जाएगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, एक्स एज्यूम करके कर सकते हैं, या फिर आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए, थोड़ा सा पहले मैं आंसर आपको बाद में दे दूंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं किस ऑर्डर में
आप इन आइटम को बैलेंस शीट में किस ऑर्डर में दिखाएंगे? तो देखिए बैलेंस शीट के दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है परमानेंस बेसिस पर और एक होता है लिक्विडिटी पर। तो देखिए परमानेंस बेसिस पर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फिक्स है, मतलब जो एसेट सबसे ज्यादा समय तक बिजनेस में रहती है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, और जो सबसे कम रहती है बिजनेस में, 1 साल या उससे भी कम करंट होती है बिल्कुल, उसको सबसे नीचे रखते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कह रहा है लिक्विडिटी फॉर्म पर, तो पहले आप उल्टा कर देंगे इसका, सबसे फिक्स वाली जो जाएगी वो नीचे चली जाएगी। तो अब आप यहाँ देखेंगे फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सबसे ऊपर आने वाली है, तो सबसे ऊपर तो फिक्स एसेट होगी। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये परमानेंट है, शेयर ले रखे हैं आपने इन्वेस्ट के लिए, तो आपका बी आएगा। उसके बाद आपकी करंट एसेट होगी सी, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये क्या है आपका लॉस है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका इधर दिखाई देगा लास्ट में। तो इस तरह से आप इन आइटम्स को दिखाएंगे ए बी सी डी। अब आप अपने ऑप्शन देख लीजिए क्या है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड इन द शो ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द विच हेड। तो देखिए कह रहे हैं कि अनक्लेम्ड डिविडेंड होता क्या है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, अब वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट आपको डिविडेंड के रूप में देगी। तो जब वो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो अब शेयर होल्डर उसका क्लेम करेंगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर क्लेम नहीं करते हैं कि हमें डिविडेंड दे दो, तो उसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो पूछ रहे हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ दिखाएंगे, रेवेन्यू और सरप्लस में, प्रोविजन में, करंट लाइबिलिटी में, या मिसलिनियन आइटम में। तो देखिए इसको करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं, ये आपकी फर्म की करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इस पैसे को वो कभी भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमाउंट स्पेंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट कैंपेन, द बेनिफिट ऑफ द लाइकली टू द लास्ट 3 इयर्स। देखिए आपने एक ऐसा खर्चा किया है जिसका बेनिफिट आपको कई साल मिल रहा है, एक से ज्यादा साल, मतलब 3 साल से मिल रहा है, लास्ट 4 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स से मिलता जा रहा है। तो इस खर्चे को आप क्या कहेंगे, ऐसे खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता हो लेकिन हो वो रेवेन्यू नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर हैं आपके फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 4:3:2 है। आफ्टर डी डी आफ्टर मेकिंग डी पार्टनर, डी को उन्होंने पार्टनर बना लिया है, तो उनका सेक्रीफाई रेशो क्या होगा। देखिए डी को जो पार्टनर बनाया है तो वो कितना शेयर ले रहा है ये नहीं कहा, तो इसका मतलब ये जो पुराने पार्टनर हैं ये आने वाले को जो देंगे अपना हिस्सा, त्याग करेंगे, वो अपने उसी शेयर में करेंगे जो इनका पुराना शेयर था। तो पुराना शेयर क्या था इनका, 4:3:2, तो इसी में 4:3:2 में ही ये सेक्रीफाई करेंगे। और अगर नए वाले का कुछ शेयर देते और यहाँ कुछ और भी बोला जाता कि डी कैसे कैसे इनसे लेगा, तो फिर सेक्रीफाई रेशो भी अलग होता। फिर फॉर्मूला क्या लगाते आप, तो सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला, सेक्रीफाई शेयर का फॉर्मूला आप लगाते, सेक्रीफाई शेयर आप कैसे निकालते हैं कि जो ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस कर देते हैं इनका न्यू शेयर, यदि नया भी दिया होता, लेकिन यह नया नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड ही सेक्रीफाई भी, ओल्ड रेशो ही इनका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी होगा। आगे चलते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं। इन द केस ऑफ कंपनी लाइबिलिटी बाय शेयर, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंट। कह रहे हैं कंपनी के केस में, अगर आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, उनका दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है, अनपेड अमाउंट, जो उन्होंने अनपेड अमाउंट नहीं दिया है वहां तक, या पेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम, या जो उन्होंने शेयर का पैसा पेड कर दिया वहां तक, या टोटल अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम, या जिन्होंने जितना उन्होंने टोटल अमाउंट रखा हुआ है शेयर का वहां तक, या नन ऑफ दीज। तो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात करें अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, कंपनी को बंद कर रहे हो, तो शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगोगे आप, तो इतना ही मांग सकते हो जितना उसने अनपेड अमाउंट शेयर हेल्ड बाय हिम, जितना अनपेड है। समझो कैसे, देखिए 100 रुपए का शेयर था और कंपनी ने एप्लीकेशन पर मांगे हैं आपसे 30 रुपए, और आपके अलॉटमेंट पर मांगे हैं आपसे 20 रुपए, और जो आपका फर्स्ट कॉल थी उस पर मांगे हैं आपसे 30 रुपए, और जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी उस पर मांगे हैं आपसे 20 रुपए। इस तरह से आपसे पैसा मांग रहा है। तो देखिए कंपनी ने आपसे 30 रुपए भी मांग लिए, 20 भी मांग लिए, और ये 30 फर्स्ट कॉल मांग लिए, सेकंड कॉल नहीं मांगी है, तो 20 रुपए भी नहीं मांगे हैं। ये अनपेड है, अभी आपने ये पेड नहीं किए हैं, और कंपनी को अगर जरूरत हो जाती है, कंपनी डूब जाती है, लॉस हो जाता है, तो कंपनी उनसे अब पैसे मांगेगी, उनकी लाइबिलिटी तो कहाँ तक होगी, उनकी लाइबिलिटी बस 20 रुपए की और है। एक तो उन्होंने जो दे दिया यहाँ तक लाइबिलिटी है, और दूसरा जो रुपए नहीं दिए बस 20 रुपए, यहाँ तक उनकी लाइबिलिटी होगी। तो आंसर आपका ए होगा।
ठीक है, पेड अमाउंट की नहीं, जो पेड कर दिया वो तो कर ही दिया उन्होंने, अनपेड जो नहीं दिया वहां तक की। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल इन एडवांस अकाउंट इज सो सेपरेटली, कॉल इन एडवांस अकाउंट जो सेपरेटली कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि करंट आपने एडवांस में मिल गई आपकी कॉल। जैसे अभी हम बता रहे थे ना पीछे, ये यहाँ पर कॉल अगर किसी ने मांगी तो है फर्स्ट कॉल और उसके साथ सेकंड कॉल भी दे दी, तो ये हो जाती है कॉल इन एडवांस और ये लाइबिलिटी बन जाती है कंपनी की, अदर करंट लाइबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफरेबल मर्बली बाय द डिलीवर, इन निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मात्र सुपुर्दी से हस्तांतरित हो जाता है। आप आसानी से किसको दूसरे को दे सकते हैं, इक्विटी शेयर को, प्रीफरेंस शेयर को, शेयर वारंट को, या डिवेंचर को। तो सही आंसर होगा आपका इक्विटी शेयर। इसको आप आसानी से सर्टिफिकेट किसी अदर पर्सन को दे देते हैं, तो वो यहाँ पर इसका ओनर हो जाता है। दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू कौन सा है, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आपने एक कारखाने भवन का लागत, आपने एक कारखाना भवन बनवाया उसकी लागत, तो ये क्या होती है, क्या ये रेवेन्यू नेचर की होती है, नहीं, रेवेन्यू नेचर की वो होती है अगर आप कोई गुड्स बनाकर उसको बेच रहे हैं या सर्विस को बेच रहे हैं, वहां से जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू होती है, तो ये रेवेन्यू नेचर की नहीं है। लीगल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो लीगल कॉस्ट है क्या वो होगी, बिल्डिंग आपने बनवाई है उसकी कॉस्ट, नहीं, ये भी क्या है, कैपिटल नेचर। परचेज ऑफ फ्री होल्ड बिल्डिंग्स, क्या ये होगी, या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिल्डिंग, या आपने जो बिल्डिंग बनवाई तो थी कई साल पहले लेकिन हर साल उसकी क्या कराते हैं आप, पेंटिंग कराते हैं, पेंट कराते हैं बिल्डिंग का, तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट के किराए पर किया गया व्यय, आप कॉपीराइट पर किराया कर रहे हैं, तो देखिए कॉपीराइट क्या होता है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और इसके समय आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, फॉर विच ऑफ द कैन नॉट बी यूज बिफोर द अर्लियर बेनिफिट ऑफ द अमालगमेशन, कह रहे हैं कि यहाँ पर अमालगमेशन समामेलन के पूर्व लाभ का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, पूंजीगत हानि को अपलिखित करने के लिए, ख्याति को अपलिखित करने के लिए, पूंजी का संचय निर्माण के लिए, लाभांश वितरण। तो जो लाभांश वितरण है इसके लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं, लाभ नहीं दे सकते हो आप उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन विड्रॉल when withdrawals are made at the end of the each month, इंटरेस्ट ऑफ द चार्ज विड्रॉल, मतलब कह रहे हैं जब आहरण आप वर्ष के अंत में करते हो, हर महीना जैसा ही पूरा होता है तो आप विड्रॉल करते हो, अगर आप पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में तो आप हर महीने के अंत में विड्रॉल करते हो, कुछ पैसा निकालते हो। मान लेते हैं आप जो है 1,000 रुपये हर महीने के लास्ट में निकाल लेते हो, हर महीने के लास्ट में निकाल लेते हो, तो कह रहे हैं इस पर कितने समय के लिए आप इंटरेस्ट लोगे। ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रैल से शुरू होगी साल, तो फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मार्च, सॉरी अप्रैल मई, फर्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड देन दिसंबर, जनवरी, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, तो ये आपके 12 महीने हो गए। आप 1 अप्रैल को 1,000 रुपये लेके अपने घर चले गए, 1 मई को भी 1,000 रुपये लेके गए, 1 जून को भी, ऐसी लास्ट में हर हर बार हर महीने लेके गए हो आप, लास्ट में एक को नहीं, कह रहे हैं महीने के अंत में, मतलब 30 अप्रैल को हर महीने के अंत में। मई की बात करें तो 31 मई को, जून की बात करें तो 30 जून को, जुलाई की बात करें तो 31 जुलाई को, हर महीने के लास्ट में। अब आप आ जाइए, लास्ट महीना क्या है, मार्च, तो मार्च में जो 31 मार्च था यहाँ भी आप कितने रुपए लेके गए, 1,000 रुपये अपने घर लेके चले गए, ड्रॉइंग किया, आहरण किया। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये कैसे करना होता है आप उसको समझिए। आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको करने के लिए सिंपल मेथड है, आप निकालेंगे एवरेज टाइम। वैसे तो देखिए इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले अमाउंट लिखेंगे कितना अमाउंट हो गया, इनटू फिर रेट लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू फिर लिखेंगे आप टाइम के कितना टाइम का इंटरेस्ट लेना है, अपॉन 100 लिखेंगे। तो देखिए अमाउंट में तो आपको ऐसी जगह लिखना पड़ेगा, 1,000 रुपये निकाले हैं और कितने बार निकाले हैं, पूरे 12 बार, ये लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दी हो, मान लें 10% दिया हो तो 10% की रेट,
और टाइम क्या लिखोगे, यहाँ टाइम पे पेज फंसता है, तो आप टाइम का सुनिए आप क्या करोगे। आप पहला महीना देखिए, पहला महीना 1,000 रुपये यहाँ लेके गए। अब हिसाब कब होगा, ब्याज कब लिया जाएगा, लास्ट डे। लास्ट डे क्या होता है बिजनेस का, लास्ट साल का दिन 31 मार्च। तो 31 मार्च को हिसाब होगा। अब आप ये देखिए, जो पहले महीने में आप, पहला महीना निकल गया पूरा, महीने के लास्ट दिन आप 1,000 रुपये लेके गए, तो आप इन पैसों को यहाँ तक कितने महीने रखेंगे। देखो, एक महीना तो पहले निकाल दिया आपने, पैसा नहीं लिया। एक महीना पूरा बीत जाने के बाद आपने पैसा लिया है 1,000, तो आगे 11 महीने तक ही तो अपने पास रखोगे, 11 महीने यूज करोगे। तो यहाँ लिखिए 11 महीने, पहले क्या लिखेंगे आप, 11 महीने प्लस। अब लास्ट वाला पैसा देखिए, 1,000 रुपये कब लिए हैं आपने, 31 मार्च को, और 31 मार्च को हिसाब होना है, तो इसको कितने दिन अपने पास रखोगे, 0 महीने। तो इसका मतलब 0 महीने, और अपॉन इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 5.5, इतने महीने। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे 5.5 अपॉन 12 लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं आप 12 नीचे, क्योंकि ये महीने थे, इसको आपको साल बनाना है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे आप, तो आप इंटरेस्ट लेंगे ऑप्शन सी, 5.5 मंथ्स का। अगर बिगिनिंग में होता तो यहाँ पर आपका और बढ़ जाता, पहला जो है यहाँ, ये रखा जाता आपका पूरा 12 महीने, और यहाँ रखा जाता है 1 महीने, तो 12 और 1 13, 13 का आधा, वो आ जाता आपका 6.5। इस तरह से जब मैं इसकी डिटेल मैंने वीडियो कराई थी, उसमें आप देखेंगे पार्टनरशिप के मैंने टोटल आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। बाकी जो भी हमारी क्लासेस रिवीजन में चलेगी, उसमें डिटेल में आपको इन क्वेश्चन को भी कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अच्छा सा कमेंट करते हैं और बताते हैं कि वीडियो किस तरह से बननी है, कितनी बेनिफिशियल है ये, तो हम और भी मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। रात दिन मेरी टीम आपके लिए लगी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है इतना सिलेबस और इतनी जल्दी। तो उनके लिए लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।